पहली बार आज नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। मोदी वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। मोदी और आडवाणी के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। मोदी के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा देकर वापस लेने वाले आडवाणी के मोदी से मुलाकात बीजेपी में सुलह की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। इसके बाद मोदी ने 12 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी उनके निवास पर जाकर मुलाकात की। मोदी वहां लगभग 1 घंटे तक रहे और वाजपेयी का हालचाल पूछा और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इससे पहले मोदी ने आज दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। मोदी आडवाणी के बीच ये बैठक ऐसे समय हुई जब 2 दिन पहले एनडीए के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड ने मोदी के चयन को लेकर एनडीए से नाता तोड़ लिया। जेडीयू के गठबंधन तोड़ने से नाराज बीजेपी ने मंगलवार के दिन को बिहार में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और बिहार बंद का आयोजन किया। इस दौरान कई स्थानों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया है। बंद के दौरान पटना में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बंद को बीजेपी की खींच बताया है। राज्य के तमाम इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतर गए थे। रेल को बंद से मुक्त रखने के बावजूद नालंदा के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर बंद समर्थक हंगामा करते नजर आए। उन्होंने वहां रेल मार्ग जाम कर दिया, जबकि पटना में सुबह से ही बंद का असर देखा गया। इस बंद में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर ने भी भाग लिया। उधर बीजेपी के बिहार बंद तथा जेडीयू के खिलाफ विश्वासघात दिवस बनाए जाने को लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे मात्र बीजेपी की खींच करार दिया। नीतीश कुमार का कहना था कि बीजेपी 2 दिन पहले ही सत्ता से हटी है, जिसकी खींच वे विश्वासघात दिवस के तौर पर निकाल रहे हैं। उधर बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कुल मिलाकर कल तक जो दोनों दल दोस्त थे, आज दुश्मन हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय भूमिका दिए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की विचारधारा पर वापस लौटना एक शुभ संकेत है और हिंदुत्व भी एकमात्र रास्ता है जिसके चलते देश में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी का कद बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे भारतीय जनता पार्टी के स्वयंभू नेता नंबर 1 LK आडवाणी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर मोहन भागवत ने कहा कि कोई पसंद करे या नहीं करे, हिंदुत्व ही वह रास्ता है जो देश में परिवर्तन ला सकता है। इसी में देश का सम्मान निहित है। भागवत ने सोमवार की शाम मेरठ में संघ के प्रशिक्षण शिविर में कहा कि हमने नेता और एजेंडा बदलकर देख लिया, कुछ काम नहीं आया। राजनीति के द्वारा भारत को महाशक्ति नहीं बनाया जा सकता, ऐसा सिर्फ हिंदुत्व के जरिए किया जा सकता है। ये देश चलेगा, देश को बड़ा होना है, हिंदू हित में चलो। हिंदू हित में ही चलना चाहिए, क्योंकि हिंदू हित विश्व हित है। आज सारी दुनिया कह रही है। नक्सली समस्या का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि ऐसे लोग सिर्फ कड़ाई की भाषा समझते हैं। अगर वो गोली का इस्तेमाल करें तो उनका भी जवाब गोली से दिया जाना चाहिए, न कि बोली से, क्योंकि अगर हम उनकी भाषा में उन्हें जवाब नहीं देंगे तो नक्सलवादी नहीं मानेंगे। अयोध्या में आयोजित अमृत महोत्सव में पहुंचे योग गुरु बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। वहीं कांग्रेस को क्रांतिकारियों के साथ धोखा देने वाली राष्ट्रघाती पार्टी बताया। अयोध्या पहुंचे योग गुरु ने मोदी को पिछड़े वर्गों का नेता बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी अगड़े और पिछड़े सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीतीश का इस्तेमाल कर रही है। रामदेव ने मोदी को राष्ट्रवादी और मानवतावादी नेता बताया और कहा कि मोदी के आने से देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुल मिलाकर मोदी की तारीफ करके योग गुरु बाबा रामदेव ने 86 तीर ही फेंका है। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच हमीरपुर में 7,439 छात्र छात्राओं को बांटे हैं लैपटॉप।
उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने आज हमीरपुर पहुंचकर 12वीं पास छात्र छात्राओं को निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत 19 महाविद्यालयों के 7,439 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोधी कह रहे थे कि लैपटॉप नहीं झुंझुने दिए जाएंगे। अब लैपटॉप बंटने के बाद विरोधियों के चेहरे उतर गए हैं। वहीं प्रदेश में भारी बिजली किल्लत का जिम्मेदार बीएसपी सरकार को बताते हुए कहा कि माया सरकार के सारे नेताओं ने बिजली विभाग को लूट लिया था, जिसकी भरपाई अभी तक सपा सरकार कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश को अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जितनी जन हितकारी योजनाएं चल रही हैं, वो किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। अभी तक किसी भी प्रदेश के पास न तो बेरोजगारों के आंकड़े थे, न ही किसी को यह पता था कि कितने लोगों ने 12वीं कक्षा पास की, पर अब सपा सरकार के पास है। आज जो उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं, जनसंख्या के मामले में जहां बहुत बड़े भी हैं और प्रदेश में सोच भी नहीं सकते। 12वीं पास छात्र छात्राओं के सपने को तो पूरा कर दिया है, पर आने वाला समय ही तय करेगा कि ये छात्र छात्र किसकी तरफ रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल नित नए प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के खासमखास माने जाने वाले अमित शाह को यूपी का जिम्मा क्या सौंपा, कांग्रेस ने भी सांसद मधुसूदन मिस्त्री को यूपी का प्रभारी बना दिया है। समाजवादी पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अब इन दोनों दलों के पास नेताओं की कमी हो गई है, इसीलिए नेताओं को इम्पोर्ट किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव के लिए नित नए प्रयोग कर रही है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीता जब भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खासमखास माने जाने वाले अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया। भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी गुजरात से ही कांग्रेस सांसद मधुसूदन मिस्त्री को प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा सौंपा है। कांग्रेस का दावा है कि मधुसूदन पहले ही उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं और बीजेपी ने कांग्रेस की नकल की है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि मधुसूदन के यूपी आने से उन्हें लाभ होगा, क्योंकि वो जमीनी नेता हैं और कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि अब यहाँ कोई भी मोदी फैक्टर या गुजरात फैक्टर काम नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी नए प्रभारी बनाए जाने पर चुटकी ली है। बीजेपी ने कहा है कि जब उत्तर प्रदेश में पूरा गांधी परिवार लगकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आखिरकार ये नए प्रभारी क्या कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए नेता बाहर से लाए जा रहे हैं। लेकिन चाहे कोई दूसरे प्रदेशों से पूरा मंत्रिमंडल ही क्यों न ले आए, यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम रहेगा। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी उत्तर प्रदेश में गुजराती बनाम गुजराती का फैक्टर बनाने की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। लेकिन गुजरात में कुछ खास करिश्मा न कर चुके मधुसूदन मिस्त्री उत्तर प्रदेश में क्या करिश्मा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुस्लिम वोटों को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। सपा सरकार अपना हर कदम इस तरह से उठा रही है कि उसे मुस्लिम समर्थन मिले, तो कांग्रेस भी अपनी योजनाओं की बरसात मुस्लिम आबादी पर कर रही है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मुस्लिम वोट को लेकर हर पार्टी लामबंद है। इस रेस में नंबर 1 और 2 बनने की होड़ में सपा और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। सपा का हर कदम इस बात को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है कि 2012 की तरह ही 2014 में भी उसे एकमुश्त मुस्लिम वोट मिले। वहीं कांग्रेस 2009 दोहराना चाहती है। जो रही सही कसर है उसे पूरा करने के लिए कांग्रेस ने योजनाओं की बरसात मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर कर दी है। तभी तो मल्टी सेक्टोरियल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में 21 जिलों की संख्या को बढ़ाकर 46 कर दिया गया है। सपा के वजीर कहते हैं कि हमेशा से मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने धोखा ही दिया है। अभी चुनाव तक इस तरह के नाटक जारी रहेंगे। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि मोदी को बीजेपी की कमान मिलने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम समुदाय उसका समर्थन करेगा। उत्तर प्रदेश में 18% मुस्लिम मतदाता हैं। करीब 23 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य बना और बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में ये रेस होना लाजमी है। उत्तराखंड में दैवीय आपदा के दर्द ने राज्य सरकार और विपक्ष को एक साथ ला दिया है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने नेता विपक्ष अजय भट्ट के साथ मुलाकात की है। दोनों ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का मिलकर दौरा करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में कुदरत ने जमकर तांडव मचाया है। दैवीय आपदा से जान और माल की भारी तबाही हुई है, जिसके बाद नेता विपक्ष अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के न्योते पर उनसे मुलाकात की है। उन्होंने आपदा से निपटने के लिए अपने सुझाव दिए हैं। सीएम विजय बहुगुणा ने नेता विपक्ष की मौजूदगी में आला अफसरों की बैठक ली, जिसके बाद दोनों ने निर्णय लिया है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का वो एक साथ दौरा करेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष जी का धन्यवाद दूंगा कि इस वक्त इनके सुझाव बहुत अच्छे आए। दैवीय आपदा से उत्तराखंड में जमकर तबाही हुई है। यही वजह है कि विपक्ष ने मानवीय संवेदनाओं के मद्देनजर सरकार के साथ खड़े होने का फैसला किया है। जो भी हो, ये एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आगे भी एक साथ नजर आएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तबाही की भयावह तस्वीरें आज देखने को मिली। समाचार प्लस के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो कि हेलीकॉप्टर से ली गई हैं। इन तस्वीरों को देखने से साफ हो जाता है कि केदारनाथ घाटी में तबाही का मंजर
क्या रहा होगा? यहाँ से काफी लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। उधर खबर है प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर में भी दरार आ गई है, लेकिन इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों से साफ है कि कई भवन और लॉज आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। काफी लोगों के लापता होने की आशंका है। आपदा टीम के द्वारा निकाले गए लोगों की माने तो केदारनाथ मंदिर के आसपास काफी लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। उत्तराखंड में आई आपदा में देहरादून क्षेत्र में भी बेहद नुकसान हुआ है। अभी तक देहरादून में लगभग 9 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। वहीं बड़ा जान माल का भी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने देहरादून के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मंगलवार को किया। सीएम ने मोहिनी रोड, केदारपुरम और भगत सिंह कॉलोनी के पास बारिश के तांडव का नजारा लिया। सीएम के साथ स्थानीय विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि किसी भी तरह की राहत कार्यों में कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम के अनुसार हेलीकॉप्टर के माध्यम से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। राज्य सरकार अपने पूरे शक्ति के साथ और हमारे अधिकारी अपने मनोबल के साथ इस आपदा का सामना कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही मौसम साफ होगा वास्तविक स्थिति पता चलेगी और जो हमारे रिलीफ ऑपरेशन थे उसमें तेजी आएगी। सूत्रों की माने तो लगभग 700 यात्रियों को केदारनाथ से निकाल लिया गया है। इसके अलावा भी कई लोगों को अन्य जगहों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हल्द्वानी में पिछले 48 घंटों से लगातार बरसात जारी है, जिसके चलते गौला का जलस्तर और बढ़ रहा है। गौला के किनारे सैकड़ों किसानों की कई एकड़ कृषि भूमि गौला में विलय हो गई है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका टापू में फंसे लोगों को प्रशासन मदद तक नहीं पहुंचा पा रहा। कुमाऊं में पिछले 48 घंटों से लगातार बरसात जारी है। लगातार हो रही बरसात से जहां गौला का जलस्तर और ऊपर उठ रहा है, वहीं गौला नदी से सटे 1 दर्जन गांवों के किसानों की कई एकड़ कृषियों की भूमि गौला में समा गई है। दूसरी तरफ श्रीलंका टापू में दर्जनों परिवारों के सैकड़ों लोग टापू में ही फंसे हैं। प्रशासन फंसे हुए लोगों से सिर्फ मोबाइल से संपर्क कर पा रहा है। सारे लोग बरसात रुकने का इंतजार कर रहे हैं और आसमान से बरसी आफत ने जहां प्रशासन और आपदा प्रबंधन के दावों की पोल खोलकर रख दी है, वहीं फंसे हुए लोग सरकारी मशीनरी के खिलाफ काफी गुस्से में हैं। वहीं प्रशासन जल्द मदद पहुंचाने की बात भी कर रहा है। आसमान से बरसती इस आफत से लोगों को सिर्फ इस बात का इंतजार है कि आखिर इंद्रदेव का कब ये कहर रुकेगा और कब फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। बाढ़ के चलते चीला पावर हाउस में विद्युत उत्पादन बिल्कुल ठप हो गया है। इससे विभाग को प्रत्येक दिन 15 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गंगा के पानी में काफी मात्रा में मिट्टी आने से चीला में विद्युत उत्पादन रोक दिया गया है। उत्पादन रोके जाने से विभाग को हर रोज 15 लाख का नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही बिजली संकट के बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। पानी में मिट्टी की मात्रा कम होने पर ही विद्युत उत्पादन शुरू हो पाएगा। चीला पावर हाउस में 3 लाख मिलियन यूनिट हर रोज पैदा की जाती थी, लेकिन गंगा में मिट्टी आने के कारण इसका उत्पादन ठप हो गया है, जिससे विभाग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया है। अब बाढ़ का रुख हरिद्वार की ओर हो गया है। हरिद्वार के लक्सर तहसील में करीब 4 दर्जन गांव बाढ़ में डूब गए हैं। लक्सर क्षेत्र में ग्राम भोगपुर, खानपुर, रायसी, निरंजनपुर, गोवर्धनपुर और शाहपुर सहित 4 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर की मदद से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीमों द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन में 71 लोगों को बचाया गया है, जबकि अभी भी 8 लोग गंगा में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे लक्सर क्षेत्र में विधायक ने जिला प्रशासन पर उचित इंतजाम न करने का आरोप लगाया है। वहीं सांसद और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत भी बाढ़ क्षेत्रों का जायजा लेने देर रात पहुंचे। प्रशासन से यही उम्मीद की जा रही है कि वो लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मुस्तैदी दिखाए, ताकि धर्मनगरी के लोग फिर से अमन चैन की जिंदगी जी सकें। लगातार 3 दिनों तक बारिश रहने के बाद आज नैनीताल में बारिश थमी और लोगों ने राहत की सांस ली। नैनीताल में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश आज सुबह थम गई। बारिश रुकने से लोगों को बड़ी राहत मिल गई। मौसम साफ होने के चलते लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और अपने रोजमर्रा के कार्य करते नजर आए। तेज बारिश के चलते नैनीताल पहुंचे सैलानी भी 3 दिनों से होटलों के कमरे में कैद होकर रह गए थे। आज बारिश थमी तो सैलानियों की भीड़ नैनीताल के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर उमड़ पड़ी, जहां कई सैलानी तिब्बती बाजार में खरीदारी करते नजर आए। वहीं नैनी झील में भी सैलानी नौका विहार का आनंद उठाने लगे।
इसके अलावा नैनीताल के स्थानीय लोगों को भी बारिश थमने से राहत मिल गई। वहीं दोपहर बाद एक बार फिर से बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। चार धाम की यात्रा के बाद सच का सामना करने को तैयार है राजा भैया। कहा ये पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं, अग्नि परीक्षा है। ये भी कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कुछ लोग मुझे फंसा के राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। 19 जून को सीबीआई कोर्ट सुनाएगी अपना